आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 11 बज चुके थे। घुप अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास कोई इंसान तो क्या, कुत्ते बिल्ली भी नजर नहीं आ रहे थे। सड़क में लगी स्ट्रीट लाइट टूटी पड़ी हुई थी। बस एक खंबे ही छोटी पर बल्ब चल रहे थे, जिससे आसपास में मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। मैं अपना भारी भरकम बैग लेकर बस स्टॉप पर उस आखिरी बस का इंतजार कर रहा था और बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। घड़ी में समय तेजी से बढ़ रहे थे। करीब आधे घंटे बीत गए। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं आज हॉस्टल पर ही क्यों नहीं रुक गया। सुबह आना था, लेकिन कल सुबह मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली भी तो जाना था। फिर उस 11 बजे वाली आखिरी बस का आना तो नियत समय पर ही रहता है। मैं बहुत बार उसी से तो घर भी जाता हूँ। आखिर वो बस घर तक भी तो जाती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज ये बस इतनी ज़्यादा देर हो जाएगी। अगर बस नहीं आएगी तो फिर मेरा क्या होगा। मेरे दोस्त लोग भी घर चले गए हैं। कोई भी साधन नहीं दिख रहा। मैं वापस हॉस्टल भी तो नहीं जा सकता। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और ना ही घर जा सकता हूँ। सर्दी का मौसम है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा अगर नहीं आया तो। ऐसा सोचकर मेरे पसीने छूटने लगे। तभी दूर से बस की हॉर्न सुनाई देने लगी और उनकी लाइट भी दिखने लगी। मेरी जान में जान आई। मैंने अपना सामान उठाया और सड़क के बीच आ गया। बस धीरे धीरे पास आ रही थी। पास आने पर मैंने अपना हाथ हिलाकर बस रोकने के लिए इशारा किया। ड्राइवर ने शायद ठंडी हवा के कारण अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। बस में एक भी सवारी नहीं थी और ना ही कोई कंडक्टर था, जबकि आमतौर पर कंडक्टर भी होता है। बस पूरी तरह से खाली थी। धीरे धीरे बस मेरे ठीक सीपने आकर रुकी। मैंने घसीटकर अपना सामान बस में चढ़ाया और चलो कहकर ड्राइवर को आवाज़ लगाई। बस स्टैंड से मेरे गांव की दूरी 40 किलोमीटर थी, जिसे आसानी से 1.5 घंटों में पहुंचा जा सकता था। मैंने अपना बैग अगले सीट पर रख और खिड़की पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। बस तेजी से चली जा रही थी। थकान और ज़्यादा रात हो जाने के कारण मेरी आंख लग गई और एक झपकी हो जाने के बाद मैंने चौंक कर अपनी घड़ी देखी तो घड़ी में 2 बज चुके थे। मेरी आंखों को यकीन नहीं हुआ। ये घड़ी बिगड़ गई क्या? क्या सचमुच में 2 बज चुके हैं? तो अभी तक बस गांव क्यों नहीं पहुंची? हाथ से घड़ी निकाल कर साफ किया और हिलाया डुलाया। ये घड़ी सच में बिगड़ तो नहीं गई। फिर मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा सा सरकाया और बाहर झांक कर देखा। बाहर देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बस एक पहाड़ की ऊंचाई से नीचे उतर रहे थे। ये कहाँ आ गया हूँ मैं? ऐसा कोई रास्ता तो मेरे गांव तक जाता ही नहीं है। ये कैसी जगह है? मैं अपनी जगह से उठकर जोर से चिल्लाया, भैया भैया, ये कौन सी जगह है? गाड़ी रोको। कौन से रास्ते से आप मुझे ले जा रहे हो? अभी रामपुर नहीं आया क्या? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा दी। इस बार मैं और भी ज़ोर से चिल्लाया, अरे भैया गाड़ी रोको, मुझे रामपुर जाना है। ये कहाँ लेकर जा रहे हो आप? गाड़ी रोको। मैं जल्दी जल्दी ड्राइवर के पास गया और ज़ोर से चिल्लाया। वो ड्राइवर ना कुछ बोल रहा था और ना ही मुड़कर देख रहा था और गाड़ी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसके कंधे को छूकर हिलाते हुए कहा, ड्राइवर भैया गाड़ी रोको, कहाँ जा रहे हैं हम? और ड्राइवर ने जब पलटकर मेरी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद, उसकी बड़ी बड़ी खून की तरह लाल आंखें, बाल बिखरे हुए और खड़े खड़े उसने बहुत ही भयानक आवाज़ में कहा, चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ। तुम्हें नहीं पता ये रात 11 बजे वाली आखिरी बस है? तुम्हें घर नहीं जाना क्या? और ज़ोर ज़ोर से हाँ हाँ करके हंसने लगा। और फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता।
अगले दिन मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। मेरे पास मेरे पापा और मेरे मम्मी बैठे हुए थे। पापा ने मुझसे पूछा, बेटा तू उस पहाड़ी रास्ते पर कैसे पहुंच गया? तुझे कुछ याद है? और हॉस्टल से यहाँ कैसे आया? क्या तुम्हारे दोस्त भी साथ थे? वो तो अच्छा हुआ कि वो चरवाहा सुबह सुबह तुम्हें पहचान गया और घर आकर हमें खबर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने पापा को सारी बातें बताई कि मैं हमेशा की तरह गांव तक आने वाले उसी आखिरी बस से रात को 11:30 बजे घर आने के लिए बैठा था, और फिर बस ड्राइवर ने रात भर बस इधर उधर जंगल, गाड़ी, पहाड़ यहीं सब पर चलाया। उसने मेरी बात नहीं सुनी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना था। फिर एक पहाड़ी से गाड़ी को नीचे गिरा दिया और जाने कहाँ गायब हो गया। पापा और मम्मी ने एक दूसरे की तरफ बड़े आश्चर्य भरे नज़रों से देखा और फिर कहा, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि हमारा बेटा ठीक है, वरना पता नहीं क्या होता। कहकर मम्मी चुप हो गई। पापा ने चुप होने का इशारा किया। मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर सहलाया और पूछा, बेटा अब तबीयत कैसी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पापा को देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहा, ठीक हूँ। बाद में मुझे घर आने के बाद पता चला कि पिछले महीने 11 तारीख को वो आखिरी बस दुर्घटनाग्रस्त होकर एक खाई में गिर गई थी, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई थी। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे पता चला कि वो ड्राइवर उसी आखिरी बस का लाश था और वो बस भूतिया बस हो चुकी है और हर महीने की 11 तारीख को उस सड़क पर रात को 11 बजे चलती है, और जो कोई भी उस बस में बैठता है वो उसे लेकर खाई में गिराकर मार डालता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। पिछले साल की ही बात है। हर्षित और उसका पूरा परिवार हिमाचल की वादियों में घूमने निकले थे। वो लोग अपनी कार से जा रहे थे तो उनको वहां पहुंचने में तकरीबन 2 दिन तक का समय लगता। पहले दिन का सफ़र लगभग ख़त्म होने को था। रात के 10 बज रहे थे तो उन्होंने एक होटल में रुकने का फैसला किया। वो लोग एक होटल में रुक गए। उस होटल के पीछे एक शमशान था जहाँ पर रात को 11 बजे के बाद जाना मना था। वो लोग इतना लंबा सफ़र किए थे इसलिए थक गए थे, लेकिन हर्षित के बड़े भाई को तो घूमने का मन था। वो चाहते थे कि वो और उसका पूरा परिवार रोड पर घूमने के लिए चले, लेकिन हर्षित के पिता ने मना कर दिया। तो हर्षित बड़े भाई से कहा, आप लोग जाने दीजिए, मैं और हर्षित घूम कर आते हैं। हर्षित ने भी हामी भर दी। वो दोनों रोड पर घूम रहे थे। रात के 11:30 बज चुके थे। तभी हर्षित के बड़े भाई ने कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए। हर्षित ने भी कहा, ठीक है। जब वो लोग होटल की तरफ पहुंचे तभी उन्हें पीछे वाले शमशान से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। हर्षित ने तो मना किया, लेकिन उसके बड़े भाई ने वो नहीं माने। वो बोले, हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। इसलिए हर्षित ने कहा, आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपका बाहर इंतज़ार करता हूँ। हर्षित के बड़े भाई ने ठीक है कहा और फिर ये कहने के बाद वो शमशान की ओर निकल गए। उन्हें गए हुए बहुत समय हो गया, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। तो हर्षित को चिंता होने लगी, तो वो भी शमशान की ओर आगे बढ़ा। तभी उसे उसके बड़े भाई के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर उस दिशा में गया। उसे उसका भाई मिला तो सही, लेकिन उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसके हाथ की कलाई कट गई थी। वो उसे उठाकर होटल की तरफ बढ़ रहा था। जब वो होटल पहुंचा तो सब सो रहे थे। सबसे पहले उसने माँ को उठाया और उन्हें बड़े भाई के हालत के बारे में बताया। माँ ये सब सुनते ही बहुत चिंतित हो गई और उनसे कहा, मैंने मना किया था ना कि रात के 11 बजे के बाद शमशान में मत जाना। तभी हर्षित ने कहा,
माँ, मैंने भी भाई को मना किया था, लेकिन वो कह रहा था कि कुछ आवाज़ें उसे सुनाई दे रही है, इसलिए वो अंदर गया। माँ ने तुरंत पापा को उठाया और भाई को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमने पट्टी कर दी है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। ये सुनते ही सबकी जान में जान आई। कुछ देर बाद जब हर्षित के बड़े भाई को होश आया तो सबने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम वहाँ पर क्यों गए थे और ये सब कैसे हुआ। तब हर्षित के बड़े भाई ने बताया कि मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मुझे चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने इधर उधर ढूंढा। तब कुछ समय बाद मुझे पता नहीं कहाँ से मेरे सामने एक सफ़ेद साड़ी में औरत आ गई और एकाएक देखकर उसे पहले तो मैं डर गया, लेकिन उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो। उसने बड़ी ही खौफनाक आवाज़ में कहा कि मैं तुम्हारी मौत हूँ। ये सुनते ही मैं डर गया और वहाँ से भागना चाहा। तभी वो मेरे सामने आ गई और मेरी कलाई पर एक धारदार चाकू मारा और फिर मैं वहीं गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। ये सब सुनकर सबसे पहले तो सब लोग अचंभित हो गए। उसके बाद कहा कि अब हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। जैसे तैसे उन लोगों ने वहाँ रात बिताई और सुबह होते ही वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज कहानी। बिट्टू जी बताते हैं कि घटना है साल 2005 की। उन दिनों मेरी उम्र यही कोई 13-14 साल के आसपास की रही होगी। एक शाम रोजाना की तरह ही जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि तभी मेरे एक दोस्त शुभम ने हमें रोकते हुए कहा, यार पता है ना, कल मेरे भाई का बर्थडे है और तुम लोगों को आना है। जिस पर मैंने कहा, हाँ यार, हमें याद है, हम ठीक कल तेरे घर आ जाएंगे। उस दिन का खेल का कोटा पूरा हो जाने के बाद हम लोग अपने अपने घर आ गए। अगले दिन शाम को करीबन 7:30 बजे तक मैं अच्छे से तैयार होकर गिफ्ट पैकिंग करवाकर शुभम के घर की तरफ निकल पड़ा। उसका घर मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पर था, तो कुछ देर पैदल चलने पर मैं उसके घर आराम से पहुंच गया। तो वहां मेरे बाकी के बहुत से दोस्त आए हुए थे। अभी हम सारे दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त ने शुभम से कहा, हाँ भाई शुभम, तू तो बड़ा बता रहा था कि तेरे दादाजी ने भूतों को देखा है। दादाजी को बोल हमें भी कहानियां सुनाए। ये सुनकर शुभम गुस्से से आग बबूला होकर अपनी जगह से उठा और सामने वाले कमरे में चला गया। शुभम के उस कमरे में जाते ही मैंने अपने दोस्त से कहा, पागल, क्या आज तू भी उसके बर्थडे के दिन उसका मूड खराब कर दिया। अभी मैं उस दोस्त को सुना ही रहा था कि तभी शुभम ने हमें उस कमरे से आवाज लगाते हुए बुलाने लगा। लिहाजा हम सभी उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उस कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहले हमारी नजर शुभम के दादाजी पर गई, जो कि हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। कि तभी शुभम ने हमें वहां बैठने को कहा, जिसके बाद हम सभी वहां पर बैठ गए। अभी हम सभी दोस्त बैठे ही थे कि तभी दादाजी ने कहा, मेरी आप बीती सुनकर डरोगे तो नहीं? जिस पर मैंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर नामे हिलाया और इसी के साथ दादाजी ने अपने साथ घटी एक कहानी का जिक्र छेड़ा। कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हुए दादाजी ने बताया कि ये बात आज से तकरीबन 5 साल पुरानी है। उन दिनों मैं यानी दादाजी बैलगाड़ी चलाया करता था। रोजाना की तरह ही एक दिन मैं बैलगाड़ी के साथ चौक पर खड़ा था। उन दिनों बैलगाड़ी चलाकर मेरी कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी, तो इसलिए मेरा मूड ऑफ चल रहा था। उस दिन मैं दिन भर ठेले के पास ही खड़ा रहा, मगर मुझे एक भी सवारी नहीं मिली और देखते ही देखते आसमान में कब सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की हल्की रोशनी ने ले ली, पता ही नहीं चला। जिसके बाद मैं अपनी किस्मत को कोसता हुआ बैलगाड़ी लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते वक्त मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा
तो समय हो रहा था रात के 8:30 बजे का। उस समय रात के 8:30 बजना यानी काफी रात, और ना ही उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा थी, जिस कारण सारा माहौल एकदम से अंधेरे में डूब गया था। बिजली की कोई सुविधा ना होने के कारण उस समय लोग रात के वक्त लालटेन या बैटरी टॉर्च का सहारा लिया करते थे। लिहाजा मैं भी अपनी बैलगाड़ी में एक लालटेन और अपने पास एक बैटरी टॉर्च रखा करता था, जिस कारण मैं लालटेन को जलाकर बैलगाड़ी चलाए जा रहा था और धीरे धीरे घर की तरफ आगे बढ़ जा रहा था। रास्ता पूरी तरह से घुप अंधेरा और खामोशी में डूबा हुआ था। उस रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा मुझे ना तो कोई इंसान दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई जानवर। बस दिखाई पड़ रहे थे तो रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़। उन लंबे लंबे पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी रास्ते पर नहीं आ पा रही थी। आ रही थी तो बस रास्ते के किनारे घने जंगलों से जंगली जानवरों की आवाजें, जो इस पूरे माहौल को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। घना काला अंधेरा, ऊपर से आ रही जंगली जानवरों की आवाजें एक ऐसा माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पता नहीं कहां से अचानक एक आदमी आकर मेरी बैलगाड़ी के आगे खड़ा हो गया। तो अचानक उस आदमी को अपनी बैलगाड़ी के आगे पाकर मैंने झट से बैलगाड़ी रोक दी और उस आदमी से कहा, कौन हो भाई साहब, और अचानक बैलगाड़ी के आगे क्यों आ गए? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, आगे मेरे भाई पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। उस आदमी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर करूं तो करूं क्या। कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा, मगर वो आदमी काफी रो रहा था, जिस कारण मुझे लगा कि शायद ये सच बोल रहा है। जिसके बाद मैं बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। आगे बढ़ते वक्त मैंने एक बात पर गौर किया कि उस आदमी के शरीर से खून टपक रहा था। ये बात मुझे काफी हैरान करने वाली लगी। इससे पहले कि मैं उस आदमी से कुछ पूछता, तभी उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, वो देखिए वहां मेरा भाई गिरा हुआ है। उस आदमी के बोलते ही मैंने उस ओर अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाई, तो मेरे टॉर्च की रोशनी घुमाते ही मैंने देखा कि वहां एक नहीं बल्कि 2 लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। उन आदमियों को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर मैं भागता हुआ उन आदमियों के पास गया। तो उन आदमियों के पास जाते ही मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि वहां जो 2 आदमी पड़े हुए थे उनमें से एक आदमी की लाश थी, जो मुझे बुलाकर यहां तक लाया था। ये देखकर मैं काफी डर गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था कि तभी वो दोनों लाशें उठकर खड़े हो गए। उनका चेहरा पूरी तरह से कटा फटा था। अभी मैं उन दोनों को देखकर कांप ही रहा था कि तभी उनमें से एक भूत ने अपने लंबे हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया। मगर उन दिनों हमारे गांव में ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, जिस कारण मैं अपने जेब में भभूत की पुड़िया रखा करता था। तो मैंने फटाफट से भभूत निकालकर उन दोनों भूतों पर छिड़कने लगा। तो मेरे भभूत छिड़कते ही वो दोनों भूत हवा में धुआं हो गए, जिसका फायदा उठाकर मैंने वहां से दौड़ लगा दी। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। दादाजी की आप बीती खत्म होते ही हमने फटाफट से खाना खाया और ज्यादा रात ना करके अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।